Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज ना मैं आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और बताऊं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। लेकिन आप जानते हो हमारी क्लास में पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले हम उसका बेस बताते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है और जब वो समझ आता है फिर जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए वो चीजें आसान हो जाती है। तो देखो हमारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वो यहाँ से स्टार्ट होगा, बट मैं क्या करूँगा पहले आपका बेस बनाऊंगा जिससे आपको ये वाले सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेस बताता हूँ। ठीक है, अगर हमारी क्लासेस पीछे से देखते हुए आ रहे हो तो आपको वो बेस ऑलरेडी बना होगा, थोड़ा बहुत और मैं बना देता हूँ। देखो क्या होता है कि आज की डेट में ना कोई भी इकोनॉमी जैसे हमारे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 193 कंट्रीज है। तो क्या है कि कोई भी कंट्री आज की डेट में अछूता नहीं है। अगर ये बोलो कि कोई कंट्री ये बोलती हो कि नहीं सारा काम हम खुद कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। हाँ, नॉर्थ कोरिया की बात अलग है भाई साहब, नॉर्थ कोरिया के तो लोग इसी वजह से आउटडेटेड है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड नहीं है किसी भी कंट्री के साथ। ठीक है, वरना हर कंट्री क्या चाहती है कि अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए हम बाहर से व्यापार करना शुरू करें। अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस आज के में कितना ज्यादा डेवलप है, मैं चाइना की बात करूं, चाइना कितना ज्यादा डेवलप है। तो इन सब की डेवलपमेंट के पीछे अगर आप राज जानोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। अगर ये अपना माल बाहर नहीं बेचेंगे तो इनको फॉरेक्स नहीं मिलेगा और इनके माल की जो रीच है, जो प्रोडक्शन है वो नहीं इंक्रीज होगी। सोच के देखो ना कि अगर मैं माल इंडिया में बना रहा हूं तो इंडिया में कितने लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं यूएस के लिए भी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दूं तो वो 135 करोड़ की जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो मेरा प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली इससे मुझे मुनाफा भी ज्यादा पहुंचेगा और इससे मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ेंगे। तो हर कंट्री के लिए, मैं वर्ल्ड की 195 कंट्रीज और यूनाइटेड नेशन की 193 कंट्रीज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर बात क्या चलेगी, हर कंट्री चाहती है कि वो फॉरेन ट्रेड दबा के करे। अब फॉरेन ट्रेड दबा के करे तो यहां पर जब भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो सेल और परचेज करते हैं। फॉरेन ट्रेड में सेल को हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड में हम परचेज को इंपोर्ट बोलते हैं। तो क्या है, हर कंट्री चाहती है फॉरेन ट्रेड को करना, लेकिन फॉरेन ट्रेड में भी वो एक्सपोर्ट करना चाहती है, इंपोर्ट नहीं करना चाहती। क्योंकि इंपोर्ट करने से उसका जो बीओपी है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि लोगों की बोरिंग चढ़ जाती है हमारे ऊपर और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हर देश की गवर्नमेंट इंपोर्ट को कम करने के लिए दो टाइप के बैरियर्स लगाती है, एक आपका टैरिफ बैरियर होता है और एक आपका नॉन टैरिफ बैरियर होता है। टैरिफ बैरियर चीजों की कीमतों पर लगाया जाता है, नहीं प्राइसेस पर लगाया जाता है, जिससे उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। और नॉन टैरिफ बैरियर प्राइस पर नहीं बल्कि उसकी क्वांटिटी पर लगाया जाता है, इसीलिए इसे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, यानी आप सिर्फ इतना ही माल या इतने ही यूनिट बाहर से आप मंगा सकते हो, दैट्स कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर। अब डब्ल्यूटीओ बोलता है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो ज्यादा खतरनाक होता है, इससे व्यापार में बाधाएं आती है, यानी व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। तो आप इस नॉन टैरिफ को टैरिफ में कन्वर्ट करो और इस प्रक्रिया के प्रोसेस को बोलते हैं टैरिफिकेशन। तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से जो भारत है या कोई भी कंट्री है वो इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करती है थ्रू टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हर कंट्री चाहती है एक्सपोर्ट को बढ़ाना, क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ाने से क्या होता है, सबसे पहली चीज की फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ता है। नंबर 2, इंडिया में या किसी भी होम बेस्ड कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन लेवल है वो इंक्रीज होता है और मार्केट में नाम हो जाता है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया और मेड इन इंडिया। तो हर कंट्री क्या चाहती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, क्योंकि देखो हम इंडियंस हैं तो हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में रहकर बात करेंगे। ठीक है, तो हर कंट्री एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करती है। अब क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करती है तो एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट करने के लिए जो प्रमोटर्स होंगे या एक्सपोर्टर्स होंगे उनको क्या मिलेगा, कई टाइप के इंसेंटिव मिलेंगे। यहाँ पर प्रमोटर या एक्सपोर्टर को जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में आप समझो यहाँ पर पैसों की बात की जाएगी और नॉन मॉनेटरी में बिना पैसों की बात की जाएगी। किस टाइप के बेनिफिट दिए जाते हैं, सियॉन स्टैंडर्ड ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, की किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर आपको बाहर से रॉ मटेरियल चाहिए तो उसका एक स्टैंडर्ड है कि अगर आपको 100 यूनिट बनानी है तो आपको 1000 यूनिट आपको रॉ मटेरियल दी जाएगी, वो उसका प्रॉपर एक नॉर्म्स है वो। दूसरा होता है ईपीसीजी मॉडल, आपको मैंने ईपीसीजी का बताया था जिसमें हम बाहर से क्या मंगाते थे, बाहर से हम गुड्स मंगाते थे तो उसके ऊपर जो भी हमारी ड्यूटी लगती थी वो वेव ऑफ हो जाती थी अगर हम 6 साल के अंदर ड्यूटी बराबर का जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं। मीज मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम, जिसके तहत हम एक्सपोर्टर में जो गुड्स की एक्सपोर्ट करते हैं उनको ये स्कीम दिया करते थे और सर्विस वालों को सीईज दिया करते थे, सर्विस एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम दिया करते थे। अच्छा, नॉन मॉनिटरी में क्या होता था, हम एक्सपोर्टर की प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देते थे। देखो माल भेजना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत माल भेज दो और इंडिया की रेपुटेशन डाउन हो जाए, बाहर से ट्रेड ऑर्डर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले वो भी बंद हो जाए। तो ऐसे में हम आपके माल को प्रॉपर चेक करेंगे, आपकी एक एक चीज को देखेंगे। सोच के देखो, एक एक्सपोर्टर है जो माल को जल्दी जल्दी बाहर भेजना चाहता है और हम उसके ऊपर इतने ज्यादा कंप्लायंसेस लगा देंगे, क्या वो माल जल्दी बना के भेज पाएगा? देखो बना तो बोलेगा लेकिन भेज नहीं पाएगा। तो ऐसे में हमने क्या किया, उनको कुछ इंसेंटिव के तौर पर हमने कहा कि हम आपकी जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। दूसरा सेल्फ सर्टिफिकेशन। सेल्फ सर्टिफिकेशन की ये बोला कि आप खुद बता दो कि आपने जो माल भेजा वो सही भेजा या नहीं भेजा, हम नहीं चेक करेंगे, आप खुद बता दो, दैट इज सेल्फ सर्टिफिकेशन।
तीसरा सिंगल विंडो क्लियरेंस, कि आपको जो भी काम करना है वो एक ही विंडो के ऊपर हो जाए। ये सारे हम काम करें जिससे एक एक्सपोर्टर प्रमोट हो एक्सपोर्ट एक्टिविटी में जाने के लिए। सोच के देखो, अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, गवर्नमेंट मेरे ऊपर इतने सारे कंप्लायंसेस लगा दे, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दे कि मैं उन्हीं में दब के रह जाऊं, क्या मैं एक्सपोर्ट में जाना पसंद करूंगा? चलो मैं चला गया, लेकिन अपने आगे वाली पीढ़ी को या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को नहीं बोलूंगा भाई तुम एक्सपोर्ट बिजनेस में हो, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस में दलदल की तरह फंस जाओगे, बहुत सारे कंप्लायंसेस, मैं कभी किसी को नहीं बोलूंगा। ऐसा ना हो इसलिए गवर्नमेंट उनको क्या देती है, कई टाइप के इंसेंटिव्स देती है, जो कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी वे में होता है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया के लिए एक्सपोर्टर भगवान के समान है, क्योंकि वही हमारे यहाँ पर व्यापार को बढ़ाते हैं, और नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, नंबर 3 ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व को भी बढ़ाने में काम करते हैं। बोलो बात समझ आई? अगर मैं आपसे बोलूं कि जो फॉरेन ट्रेड है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर और 2020 वाला, इन दोनों ही एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी गई हैं कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है, और इसकी जो भी मेन है वो है सुरेश प्रभु, और यहीं से जो है हमारे पास फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई जाती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जानते हो जैसे हमारे भारत के संविधान में कई टाइप की लिस्ट दे रखी है, ठीक है, उन लिस्ट में आपको जो पता होगा यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। उसी में लिस्ट के अंदर जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर एक बात बोली गई है कि जो फॉरेन ट्रेड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे भारत के आर्टिकल नंबर 334 के अंदर 246 के अंदर, आई एम रियली सॉरी, आर्टिकल 246 के अंदर हमारे भारत के संविधान में लिस्ट दे रखी है 7th शेड्यूल में। 3 लिस्टें होती है, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट। तो उसमें जो यूनियन लिस्ट है जिसमें पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है, उसमें लिस्ट के अंदर एक पावर दी है जिसको नाम दिया था FTDNR, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। तो पावर ये दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड अगर वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई लॉज बनाना चाहती है तो वो बिल्कुल बना सकती है। मतलब इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से आप नहीं पूछोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही ये लॉ बनाएगी। इसका मतलब आपने पता है यहाँ पर 3 चीजें सीखी मुझसे। पहली चीज आपने ये सीखी कि फॉरेन ट्रेड करते टाइम हम इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। एक्सपोर्टर को हम कई टाइप के इंसेंटिव देते हैं जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी वे में होता है। दूसरा आपने मुझसे ये सीखा कि हम अपने पास जो फॉरेन ट्रेड करते हैं वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तीसरा अब आप ये सीख रहे हो कि जो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड की जाती है इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का एक सोल अधिकार किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया। कौन सी लिस्ट के तहत दिया गया, यूनियन लिस्ट के तहत दिया गया, जो कहां दे रखा है 7th शेड्यूल में दे रखा है। 7th शेड्यूल में भी कहां पर, आर्टिकल 246 के अंदर दे रखा है भारत के संविधान के अंदर। तो सर इसका मतलब हम ये समझे कि जितनी भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, चाहे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2005, 2010, 2011, 2015, 2015 से 20, ये जितने भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है इनको बनाने का राइट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और वो किस पॉलिसी के तहत बनाती है, FTDNR। FTDNR का मतलब है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 92 के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को गवर्न किया जाता है। देखो एक्ट तो आपने एक बार बना दिया 1992 में, अब इसमें बार बार चेंजेस नहीं करो ना, मेजर चेंजेस। तो उसके लिए हमने क्या किया, पॉलिसीज बनाई, और ये पॉलिसीज पंचवर्षीय योजना की तरह 5-5 साल के लिए बनाई जाती है। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें उसको फायदा पहुंचे। तो इसके लिए हमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कि FTDNR एक्ट 1992 के तहत बनाए जाते हैं। बोलो क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? मैं रिपीट कर दूं, चलो एक बार और रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको ये बोला फॉरेन ट्रेड जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। और इसमें भी कौन से एक्ट के अंदर आता है, FTDNR एक्ट के अंदर आता है। और जो रिव्यू मैकेनिज्म है वो हर 5 साल पे किया जाता है, और हर 5 साल में इसके रूल्स को चेंज किया जाता है, जिसको हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। अभी लेटेस्ट में जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गई है वो 2015 से 2020 वाली गई है। अभी 2021 के अंदर ये हमें रिव्यू करके दोबारा से बनानी थी 21 से 25, लेकिन हमने नहीं बनाई बिकॉज अभी हम कोविड के कामों में बहुत ज्यादा फंसे पड़े हैं। इकोनॉमी में एक नई टाइप का वायरस आ चुका है। वैसे भी मैंने आपको बताया था, जो हिंदू न्यूज़पेपर चल रहा है उसमें बताया था कि नया टाइप का वायरस जो है वो केरला के अंदर देखने के लिए मिला है। अब ये नया वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक है, जो कि बैट और ये एनिमल से फैल रहा है। उसमें एक 12 साल के बच्चे की डेथ भी हो गई। तो अब ऑलरेडी हम इतने काम में बिजी हो चुके हैं, जिसके चलते अभी हमने उसका रिव्यू नहीं कर पाए। इसी वजह से अभी जो है इस पॉलिसी को होल्ड पे डाला गया है। तो बात करते हैं ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। एक मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ पढ़ाने से पहले। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो ये डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम के अंदर हम किस तरह से अपने व्यापार को एक्सपेंड करेंगे, किस तरह से हमारे इंपोर्ट के प्रोसीजर होंगे, किस तरह के हमारे एक्सपोर्ट के प्रोसीजर होंगे, हम क्या करके हम एक्सपोर्टर को और ज्यादा इंसेंटिव देंगे जिससे वो काम को और अच्छे से कर पाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। हम पिछले साल से इस साल को कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर जो हमारा एक्सपोर्ट हुआ था वो कितने डॉलर का हुआ था और इस बार हमें क्या एक्सपेक्टेड है कि वो कितने मुकाम पर हमें पहुंचाना है। अगर हमने ये एस्टिमेट किया कि हमें इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट करना है, जीडीपी
को बढ़ाना है तो उसके लिए फॉरेन ट्रेड भी बढ़ाना जरूरी होता है। तो ऐसे में उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है थ्रू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो मोटा मोटी आपको समझ आ गई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करता है जो आने वाले 5 सालों के लिए बताता है कि फॉरेन ट्रेड के लिए कौन कौन से रिव्यू मैकेनिज्म या कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो अप करते हुए चलेंगे। अब एक बात बताओ, जब कोविड-19 आया था 2019 के अंदर, ठीक है, भारत में 2020 में ये ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो उस टाइम पर क्या हमने चाइना के साथ वही पॉलिसी रखी होगी जो हमने सन 2019 से 18 में रखी होगी? द आंसर इज नो। हमने तुरंत पॉलिसी में चेंज कर दिया होगा। तो हमने किस में चेंज किया होगा? सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को चेंज किया, जो 2015-20 वाला था ना, हमने उसको चेंज किया। और हमने ये क्या चेंज किया कि ई प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जो भी प्रोडक्ट बाहर चाइना से बनकर आ रहे हैं वो ये बताएंगे कि मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया। वरना पहले आप अमेजॉन पे कोई प्रोडक्ट खरीदते थे, वो नहीं बताता था मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना। जब वो बॉक्स आता था आप उस बॉक्स में लिखा देखते थे। लेकिन अभी मैंडेटरी कर दिया हर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को कि आपको ये मैंडेटरी बताना कि ये प्रोडक्ट कहाँ का बना हुआ है। तो आजकल लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना आ चुकी है, जिसके चलते वो चाइनीज प्रोडक्ट को बिल्कुल तरह से बायकॉट कर चुके हैं जब से कोविड-19 आया है। तो ये हमें कुछ चेंजेस किसमें करने पड़े थे? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर चेंज करने पड़े थे। और इवन हमने चाइना से इंपोर्ट बंद करवा दिया था, जो मीट वगैरह, जो फिशेस वगैरह का हम इंपोर्ट करते थे ना, वो हमने बंद करा दिया। ऑलरेडी चाइना के अंदर कोविड चल रहा है। ये सब हमने खुद नहीं किया, ये सब हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंज करके किया। इसका मतलब हमारा जो माई बाप है वो कौन है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यानी अगर हमें फॉरेन ट्रेड करना है तो उसके लिए हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा? जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जरा इसको पढ़ते हैं, ये क्या बात बोल रहा है। ये बात ये बोल रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होती है, ये अनाउंस करती है हर 5वें साल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, और इसे हर 5 साल पर रिव्यू किया जाता है। अभी करंटली जो खत्म हुई है वो हमारी 2015-20 वाली खत्म हुई है, और इसमें हर साल एनुअल अपडेट किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बना दिया, 5 सालों के लिए वही रूल चलेंगे। अगर बीच में जरूरत पड़ी तो हम बीच में चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम पर 2020 से पहले हमें इसको चेंज करना पड़ गया था क्योंकि कोविड आ गया था। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कौन ड्राफ्ट करता है? डीजीएफटी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सबसे बड़ा हेड, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो हेड पर्सन होता है वो होता है डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। यही वो बंदा होता है, यही वो आईएएस ऑफिसर होता है जो ये बताता है कि किस तरह से हमें पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना है। मतलब सबसे सुप्रीम अथॉरिटी अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की एफटीडीएनआर की है तो वो किसके? डीजीएफटी की है। किसकी? डायरेक्टर जनरल एंड फॉरेन ट्रेड की है। डीजीएफटी को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये एपेक्स बॉडी सिस्टम करता है कि किस तरह से हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को समझाना है, किस तरह से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाना है, ये सारी चीजें। इवन जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है डीजीएफटी, ये इशू करता है एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर को आईईसी कोड। आईईसी कोड एक ऐसा कोड होता है जिस कोड को लेकर ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जिस तरह से आप इनकम टैक्स को पे करने के लिए, आईटीआर को पे करने के लिए, आईटीआर को फाइल करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड नंबर लेना जरूरी होता है, आपको बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड नंबर लेना जरूरत है, वोटर आईडी के लिए वोटर आईडी की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरीके से फॉरेन ट्रेड को करने के लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत पड़ती है, जो कि 10 डिजिट का कोड होता है, जो किसके द्वारा इशू किया जाता है? डीजीएफटी के द्वारा किया जाता है। इसके लिए आपको पैन नंबर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें पहले से लिख दिया जाता है कि कल को अगर कोई कॉमर्शियल या पॉलिटिकल रिस्क होता है तो उस केस में निपटारा किस तरह से किया जाएगा। सोच के देखो, अगर हमने अफगानिस्तान के साथ कई सारे कॉन्ट्रैक्ट किए और पता चला सडनली तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को उस पर कब्जा कर लिया, तो ऐसे में जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे बेकार हो जाएंगे। तो अब ऐसे जो कॉमर्शियल पॉलिटिकल रिस्क आ गए, इसके से ब्लॉकेड हो गया। ब्लॉकेड मतलब ड्यू टू वॉर की वजह से हमने क्या कर दिया, वहां के जो रिलेशंस थे, पॉलिटिकल रिलेशन, वो खराब हो गए, जिसके चलते हमने अपना व्यापार बंद कर दिया। अब मैं उनसे पैसा कैसे निकलवाऊंगा, ये सारी बातें कहां लिखूंगी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखूंगी। दूसरी, इसमें कॉमर्शियल रिस्क के बारे में लिखा हुआ कि लेट सपोज कि अगर मैंने यूएस वालों को सामान दे दिया और यूएस वालों से पेमेंट नहीं आई और वो देने से मना कर रहे हैं, तो इसका निपटारा कैसे करें? ये सारी की सारी बातें किसमें लिखी होंगी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में लिखी होंगी। तो आपको समझ आया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है? मैं एक बार जल्दी से बताता हूँ। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बनाई जाती है। इसके अंदर हर 5वें साल इसका रिव्यू किया जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, और एनुअल अपडेट्स वगैरह किए थे। इसमें जो हेड होता है वो होता है डीजीएफटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, और ये एक कोड देते हैं जिसको आईईसी कोड बोलते हैं, जिसके बिहाफ पर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी ट्रांजेक्शन को कर सकते हो। और ये दो टाइप के रिस्कों को कवर करते हुए चलता है, एक होता है आपका कॉमर्शियल रिस्क और एक आपका होता है पॉलिटिकल रिस्क। बोलो क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं, मतलब उसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली बात तो उसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है जिसके अंदर टोटल 9 चैप्टर है, और उसके अंदर एक एक बात को बहुत क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया गया है कि कल को अगर आप फॉरेन ट्रेड करते हो
तो उसमें क्या क्या कंप्लाइंसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आपको ऑडिट करानी है, किस तरह से रिव्यूज़ करने हैं, वो सारी बातें लिखी गई। टोटल 9 चैप्टर उसके अंदर अवेलेबल है। दूसरा होता है हैंडबुक प्रोसीजर। अच्छा, हैंडबुक प्रोसीजर में आपको सियोन दे रखा होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स दे रखा होता है। ये नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज कि मैं इंडिया के अंदर क्या करता हूँ, एक मोबाइल फ़ोन बनाता हूँ। उस मोबाइल फ़ोन के लिए मुझे जो बैटरी चाहिए होती है वो होती है लिथियम की। लिथियम की बैटरी मैं अफगानिस्तान से मांगता हूँ, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर लिथियम और जो नेचुरल रिसोर्स उनका भंडार पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, अफगानिस्तान को ऑर्डर किया कि मुझे लिथियम दे दो। अब अफगानिस्तानी लोग बोले कि भाई लिथियम तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन बदले में हमें करेंसी जो है वो यूएस डॉलर में चाहिए। मैंने आरबीआई को फोन लगाया और मैंने आरबीआई को बोला कि ऐसे ऐसे मुझे लिथियम खरीदनी है मोबाइल बनाने के लिए, और आप इनको जो है डॉलर पे कर दो, मैं आपको इंडियन करेंसी में पेमेंट कर दूंगा। तो आरबीआई क्या बोलेगी, भाई ऐसा है, तुम कितना माल मंगा रहे हो? मैंने कहा मैं लिथियम वहां से तकरीबन जो वो 1000 किलो मंगवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 100 मोबाइल फोन बनाने हैं। उन्होंने क्या बोला, एक मिनट रुको जरा, हम अपनी हैंडबुक में चेक करते हैं 100 मोबाइल फोन बनाने के लिए क्या 1000 किलो लिथियम की जरूरत पड़ती है। जब उन्होंने चेक किया तो पाया कि उनके पास एक स्टैंडर्ड बुक है जो ये बताती है कि कितने रॉ मटेरियल कितने गुड्स को बनाने के लिए जरूरी है। तो पता चला मैं झूठ बोल रहा था। तो ऐसे में जो झूठ है वो पकड़ लिया जाएगा, और इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट वैसे हम करना चाहते हैं और तुम जानबूझ के इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, तो इसलिए एक बुक बनाई इसका नाम है सियोन, स्टैंडर्ड ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, जिसमें ये बता रखा है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा और कितनी उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ये सारी इसके अंदर गिवन होती है। ठीक है। तीसरा होता है इंडियन ट्रेड क्लासिफाइड हार्मोनाइज्ड सिस्टम। अब ये क्या होता है, ये हार्मोनाइज्ड सिस्टम ये बताता है कि हमें कौन से गुड्स का इंपोर्ट आसानी से हम कर सकते हैं और किन गुड्स का एक्सपोर्ट हम नहीं कर सकते, या किन गुड्स को हम नहीं मंगा सकते। आप सोच के देखो, कोई न्यूक्लियर बनाने के लिए हम बम या जो गन पाउडर होता है उसका इंपोर्ट करें, क्या वो हो सकता है? नहीं हो सकता। इवन उसका एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकता। तो इंपोर्ट में कुछ सारी प्रोहिबिटेड चीज होती है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड होती है और कुछ कैंसिल्ड चीजें होती है। अब एक बात सोचो, चाइना में अभी जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे मैं ये बोलूँ कि चाइना के जो लोग हैं ना, उनसे हाथों से बनाई हुई मिठाई जो है वो इंडिया में इंपोर्ट करनी है। आप भाई साहब बोलने वाले को जमीन के अंदर दबा दोगे, कर दो, तूने सोचा भी कैसे चाइना से ले लेंगे। अब ये क्या है, प्रोहिबिटेड है। तो अब ये जो हार्मोनाइज सिस्टम है ना हमारा, इंडियन ट्रेड क्लासिफाइड हार्मोनाइज सिस्टम, इसे ITC-HS बोलते हैं। ये सिस्टम हमें बताते हैं किस कंट्री के साथ हमें कौन सी चीज खरीदनी है और कौन सी चीज नहीं खरीदनी है, क्योंकि हो सकता है वहां पर जो वायरस हो वहां के पिग्स में वो ज्यादा हो, और इंडिया में अगर हम उन पिग्स का इंपोर्ट करवा लें और खाने पीने के लिए, तो हो सकता है ये वायरस इंडिया में भी फैल जाए। तो ऐसे में कई सारी इंपोर्ट और रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो कुल मिलाकर आपने क्या सीखा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या कंपोनेंट होता है। एक तो खुद का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होता है उसके अंदर, जिसमें टोटल 9 चैप्टर है। एक हैंडबुक प्रोसीजर होता है जो ये बताता है कितने गुड्स के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा, और एक आपका होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम, जिसमें क्लासिफाई किया जाता है किन किन गुड्स का आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो और किन किन गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए प्रोहिबिटेड है या रेस्ट्रिक्टेड है, या एडवांस ऑथराइजेशन आपको लेना पड़ेगा। तो आपको बताओ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मैकेनिज्म समझ है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है कि यहाँ पर एक कमेटी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इस नोट को ध्यान से पढ़ना। अ कमिटी ऑन क्वालिटी कंप्लायंस एंड ट्रेड डिस्प्यूट, जिसको हम CQCTD बोलते हैं, यानी कमेटी ऑन क्वालिटी कंप्लायंस एंड ट्रेड डिस्प्यूट, इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट एट अ फास्टर पेस। अब देखो क्या होता है, लेट सपोज कि मैंने क्या किया, फॉरेन ट्रेड किया और मैंने उनको माल भेज दिया और वहां से मुझे पैसे नहीं आए, तो ऐसे में मैं कहीं तो रिपोर्ट लिखवाऊंगा। ऐसा थोड़ी कि मैं लोकल पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखवा दूंगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बाकायदा इंडिया में 22 रीजनल ऑफिस हैं। किस चीज के? CQCTD के, मतलब कमेटी ऑन क्वालिटी कंप्लायंस एंड ट्रेड डिस्प्यूट। नाम से पता चला है ट्रेड डिस्प्यूट। अगर व्यापार में किसी भी कंट्री के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे वो पैसों का हो, चाहे स्टैंडर्ड का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तो उस डिस्प्यूट का निपटारा करने के लिए इंडिया में 22 रीजनल ऑफिस खोले गए। आप वहां पर जाओ, ये लोग आपकी प्रॉब्लम को तुरंत रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सपोर्टर को रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं मिला तो वो काम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कल को कुछ हो गया, अनहोनी होगी तो हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में 22 रीजनल ऑफिस बनाए एक्सपोर्टर की हेल्प के लिए, कि कल को अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है आप इनके पास जाओ, ये आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, क्योंकि ये लोग उस चीज के एक्सपर्ट लोग बैठे पड़े हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक्सपोर्ट को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट के अंदर कैटेगरीज बना दी। एक्सपोर्ट के अंदर क्या बना दी? कैटेगरीज बना दी, जिनको बोलते हैं स्टेटस होल्डर। स्टेटस होल्डर्स क्या होते हैं? अब एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान से समझना। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अगर आपसे उधार मांगते हैं तो आप उनको उधार आसानी से दे देते हो, ज्यादा पूछताछ नहीं करते हो कि तुम्हें किस चीज के लिए चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है उनकी क्रेडिट वर्दिनेस बहुत अच्छी है, उनके पास पैसा हमेशा रहता है। लेकिन कभी कभी उनके पास पैसा नहीं होता, इस वजह से उन्होंने आपसे पैसा उधार मांगा, और उनका बैकग्राउंड भी अच्छा रहा है कि जब जब पैसा उधार मांगा टाइमली उन्होंने आपकी पेमेंट कर दी है। तो क्या कल को अगर वो आपसे पैसा मांगे तो क्या आप उनसे उनका प्रोजेक्ट पूछे कि किस लिए चाहिए? नहीं, आप सीधा पैसा पकड़ा दोगे, क्योंकि आप उन पर बहुत ट्रस्ट करते हो। एक दूसरा ऐसा दोस्त है जो कि आपसे उधार लेता है,
लेकिन देता कभी नहीं है। और अगर अब वो आपके पास पैसा मांगने आएगा तो आप उससे पूछो किस प्रोजेक्ट में चाहिए, पहले मुझे बता, अगर मुझे लगे देने लायक है तो ही दूंगा वरना नहीं दूंगा। होता ही नहीं होता है। ठीक उसी तरह से जो एक्सपोर्टर होता है, जितने अच्छे अच्छे एक्सपोर्टर होते हैं, अगर हम इनके माल को चेक करने बैठ जाएंगे, जैसे शिप पे माल लोड हुआ, अब हमने क्या बोला कि ऐसा तो नहीं कोई यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो आप लोग, यहाँ की लेडीजों को उठा के बाहर सप्लाई कर रहे हो, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करो। तो इसलिए हम आपके जो शिप्स के ऊपर कंटेनर है उनको एक एक करके चेक करेंगे, ताकि ये पता लगा पाए कि जो गुड्स आपने बोले हैं, जो फॉर्म भरा है आपने, फॉर्म में जो गुड्स लिखे हैं क्या वही गुड्स हैं या नहीं है। तो अगर हम चेक करने बैठेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा नहीं होगा, वो जितनी देर शिप वहां पर खड़ा हो रहा है शिपिंग कंपनी उससे ज्यादा चार्जेस लगेगी, डॉक चार्जेस लगेंगे, कई टाइप के चार्जेस लगते हैं। तो इससे एक्सपोर्टर जो वो डिस्करेज हो जाता है। तो हमने बोला कि जितने भी हमारे अच्छे अच्छे एक्सपोर्टर हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे एक्सपोर्टर हैं जिनको क्या दर्जा दिया गया है स्टेटस होल्डर का, हम उनके कोई भी माल को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है, अच्छे एक्सपोर्टर। उनका एक्सपोर्ट हर साल बहुत दबा के होता है, एक रेंज से ज्यादा होता है। तो यानी तुम बहुत अच्छे लोग हो, स्टेटस होल्डर हो, हम तुम्हारे माल को बिना चेक किए हुए बाहर भेज देंगे। बस आप एक सर्टिफिकेट पे साइन कर दो कि जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, जो आपने लिखा है वही माल आप भेज रहे हो। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर है इंडिया में, या जो इनको बोलते हैं बिजनेस लीडर, जो बहुत दबा के एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, तो उनके लिए हमने क्या बोला, उनको हमने एक स्टेटस होल्डर की फैसिलिटी दी। ये गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी है। हम स्टेटस होल्डर को ना दो टाइप की फैसिलिटी देते हैं, मॉनेटरी वे में और नॉन मॉनेटरी वे में। हम उनको बोलते हैं हम आपको ना कई टाइप की स्कीम देंगे, हम आपको मीज देंगे, हम आपको शीज देंगे, आपको पता है ना मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम और सर्विस एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम देंगे, जिसके तहत आपको कई सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। हम आपको सब चीज प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन प्लीज भाई एक्सपोर्ट दबा के करते रहना जैसे अभी तक करते हुए आए हो। अच्छा, नॉन मॉनेटरी वे में हम आपके एक्सपोर्ट के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देंगे, सेल्फ सर्टिफिकेशन दे देंगे कि कल को कोई माल बाहर जा रहा है तो आप एक फॉर्म भर के बता दो इसमें क्या क्या जा रहा है, हम चेक करने नहीं आएंगे, सेल्फ सर्टिफाइड कर देंगे। ठीक है, और हम आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे, आपको अलग अलग विंडो पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज आपको एक ही विंडो पर मिलेगी। लेकिन तब जब आप क्या होगे, स्टेटस होल्डर हो गए। अब मान लो थोड़ा बहुत आप एक्सपोर्ट करते हो, तो ऐसा थोड़ी कि हम आपको ये सारी सुविधा दे देंगे, फिर तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसी प्रोटोकॉल को आपको फॉलो अप करते हुए चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे होल्डर हो, अच्छे एक्सपोर्टर हो, तो हम आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि आप क्या हो, स्टेटस होल्डर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा नहीं आ रहा, सर स्टेटस होल्डर कौन होता है, आपने ये नहीं बताया। बिल्कुल सही, मैंने आपको नहीं बताया स्टेटस होल्डर कौन होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ ये स्टेटस होल्डर होते कौन है आखिर। ठीक है, तो आपको जो चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। चलो देखो स्टेटस होल्डर कौन होते हैं, ध्यान देना। देखो एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जिसका अभी जो करंट ईयर चल रहा है और जो पिछले 2 साल है, 2 प्रीवियस ईयर, यानी टोटल हो गए 3 साल। एक तो वो साल जिस साल वो काम करे और उसके पिछले 2 साल, टोटल 3 सालों के अंदर जो उसने सेल्स किए यानी एक्सपोर्ट किया, सेल का मतलब एक्सपोर्ट से, ठीक है, उसने जो एक्सपोर्ट किया, अगर वो 3 मिलियन यूएस डॉलर है, कितना है, 3 मिलियन यूएस डॉलर है, तो हम उसको 1 स्टार देते हैं, यानी उसका स्टेटस क्या है, 1 स्टार होल्डर है। लेकिन अगर उसी बंदे ने एक्सपोर्ट किया है, वो भी कितने का, 25 मिलियन यूएस डॉलर का, तो हम उसे 2 स्टार होल्डर देते हैं। लेकिन यही चीज अगर उसने, एक मिनट, हाँ, यही उसने 100 मिलियन डॉलर्स का अगर उसने एक्सपोर्ट किया है, यूएस डॉलर का, तो हम उसे 3 स्टार का दर्जा देते हैं, 3 स्टार। और यही उसने, अच्छा एक बार, तो हमारे पास 100 का नोट होता है, फिर अगला नोट कौन सा डिनोमिनेशन का होता है, 500 का। 500 मिलियन यूएस डॉलर का अगर उसने एक्सपोर्ट किया है, तो हम उसे 4 स्टार देते हैं। ठीक है, और यदि उसने इसके बाद 500, अगला नोट कौन सा आता है हमारा, 2000 मिलियन यूएस डॉलर का अगर उसने एक्सपोर्ट किया है, तो हम उसे 5 स्टार देते हैं। बस 5 ही स्टार होते हैं, 6ठा स्टार नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है, जो 5 स्टार है होल्डर होते हैं, एक्सपोर्टर होल्डर होते हैं, इनको सुविधाएं ज्यादा मिलती है। 500 वालों को थोड़ी कम, 100 वालों को थोड़ी कम, 25 वालों को और कम, 3 वालों को और कम, और इससे नीचे लोगों को तो मिलती ही नहीं है। उनका नॉर्मल प्रोसीजर होता है जो होता है। एंड दिस इज कॉल्ड स्टेटस होल्डर। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस होल्डर बोलते हैं। यानी इन्हीं को हम क्या देंगे, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे। किनको, स्टेटस होल्डर को। यहां पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि अगर आप सिंगल स्टार में आना चाहते हो, तो आपका 3 मिलियन यूएस डॉलर होना चाहिए इस साल का और पिछले 2 सालों को मिला के। 2 के लिए आपको 25 यूएस मिलियन डॉलर करने पड़े, 3 के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर, 4 स्टार के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर, और 5 के लिए 2000 मिलियन यूएस डॉलर। आपको बता दूं, रतन टाटा की जो कंपनी है वो 2000 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा का एक्सपोर्ट करती है 1 साल के अंदर। ये तो 3 साल बोला है, वो तो 1 साल में ही कर देती है। तो वो किस में आते होंगे, 5 स्टार होल्डर में आते होंगे। जानते हो, ये अभी नया है, जब से मोदी सरकार बनी तब से इन्होंने ये स्टार कर दिया है। मोदी सरकार से पहले यूपीए की सरकार थी, तो इन्होंने इसको नाम पता है क्या दिया था, सिंगल स्टार को क्या नाम दिया था, नॉमिनी कैचर ऑफ एक्सपोर्ट हाउस। 2 स्टार को नाम दिया था स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 को दिया था ट्रेडिंग हाउस, 4 को दिया था स्टार ट्रेडिंग हाउस, और 5वें को दिया था
प्रीमियम ट्रेडिंग हाउस। लेकिन अब हमें ये नहीं पढ़ना, ये तो पुराना तरीका, अब तो सिंगल स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार के नाम से इनको जाना जाता है उनकी टर्नओवर के हिसाब से। बोलो मेरी बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब क्या लिखा हुआ है कि अभी क्या है हमारे पास कि अभी जो प्रपोजल चल रहा है उस हिसाब से हमारे पास जो इंसेंटिव देने की स्कीम है वो दो है, एक तो मीज है और एक शीज है। और ये सारी इंसेंटिव हम देते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को या स्पेशल इकोनॉमिक जोन वालों को देते हैं। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ईईजेड क्या होता है वो सुनो। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बड़ी सी जमीन को कैप्चर कर लेती है। ये देखो ये बड़ी सी जमीन है, आप मान के चलो ये 500 एकड़ की जमीन है। कितने की? 500 एकड़ की जमीन, ठीक है, सीआई लिख दिया, एकड़ की जमीन है। अब इन्होंने क्या इन 500 एकड़ के अंदर इतने वाले पार्ट के अंदर लगभग आप ऐसे समझो कि 200 एकड़ में इन्होंने इंडस्ट्री बना दी, पूरी इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी बाउंड्री कर दी, इसका क्या कि यहाँ पर इन्होंने क्वार्टर बना दिए, एम्प्लॉयज के रहने के लिए क्वार्टर बना दिए यहीं पर, जो फैक्ट्री के बिल्कुल नजदीक है। और यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, इनके जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए स्कूल बना दिया। यहीं पर एक इनके लिए मॉल बना दिया, इधर बगल में हॉस्पिटल बना दिया इन्होंने, इधर इन्होंने बैंकिंग सुविधा दे दी, इधर इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी खोल दी, इधर उन्होंने कार वार खरीदने के लिए कोई कंपनियां खोल दी, और अच्छी अच्छी यहाँ पर रोड्स बना दी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मेट्रो की सुविधा दे दी, रैपिड मेट्रो वगैरह दे दी। यानी सारी सुविधा इन्होंने एक बाउंड्री के अंदर दे दी और कहा अब तुम यहाँ पर क्या करो, दबा के प्रोडक्ट बनाओ। और ये प्रोडक्ट बेसिकली हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। यानी तुम्हारे द्वारा जो प्रोडक्ट की बनाया जाएगा उसको हम डोमेस्टिक सेल ना करके उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और ऐसे जोन को हम बोलते हैं, ऐसे इलाके को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जो भारतीय टेरिटरी है उसमें 12 नॉटिकल माइल के अलावा जो 188 नॉटिकल माइल है तो उसको बोलता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, जो बेसिकली किसके लिए बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या है, वही बात यहाँ पर बोली है कि हम जो ज्यादातर एसईजेड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मीज और शीज की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। हम इनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि कल को अगर ये किसी को ट्रांसफर करना चाहे तो वो इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये स्कीम मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ईपीसीजी स्कीम। आपको याद होगा मैंने एक चैप्टर के अंदर आपको 10 टाइप की स्कीम पढ़ाई थी। ईपीसी मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अगर कोई एक्सपोर्टर ये बोलता है कि मुझे कैपिटल गुड्स खरीदने हैं जो कि बाहर से मिलते हैं, तो उस पर जितनी भी ड्यूटी लगी है वो हम माफ कर देंगे अगर उस ड्यूटी के बराबर आप अगले 6 सालों तक एक्सपोर्ट कर दोगे तो। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, याद करो, ठीक है। इसके बाद और क्या है, इसके बाद हमारे पास है कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑनलाइन फाइलिंग कर देंगे। जैसे पहले क्या होता था ना, पहले सर का मैनुअली होता था, आपको जाना पड़ता था, फॉर्म भरना पड़ता था, क्लियरेंस लेनी पड़ती थी, कभी इस विंडो से उस विंडो पर गए, कभी उस विंडो से इस विंडो पर आए, तो ऐसे करते करते टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था। तो इस वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने सारा काम किस पर कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। अब आप 24 घंटे 7 दिन बैठ के ऑनलाइन में कुछ भी कर सकते हो, सेल्फ सर्टिफिकेट ले सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर के क्लियरेंस ले सकते हो, सब चीजें घर बैठ के आराम से कर सकते हो। इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट हमारा प्रमोट हो गया। इसका एक आता है हमारा स्कॉमेट आइटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्कॉमेट का फुल फॉर्म होते हैं स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी। कई ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम केमिकल वेपन्स बनाते हैं या केमिकल के रिएक्शन से एक नया कंपोनेंट बनाते हैं। अगर आप ऐसी चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो आपके लाइसेंस की जो पहले वैलिडिटी होती थी वो 1 साल होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी वैलिडिटी को बढ़ा के 24 महीने कर दिया, मतलब 2 साल कर दिया। मतलब सर समझ में नहीं आया। लेट सपोज कि मैं एक डॉक्टर रेड्डी लैब का मालिक हो, मैंने देखा कि यूएस के अंदर कई सारे पैथोलॉजी लैब्स हैं जो ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड्स करती हैं जो इंडिया में नहीं होते। मैंने उनके साथ टाइप कर लिया और उनकी जो केमिकल कंपोनेंट्स है उनको मैं इंडिया मंगवाना चाहता हूँ या अपने कंपोनेंट्स वहाँ केमिकल वाले वहाँ भेजना चाहता हूँ। तो ऐसे में बकायदा मुझे कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगी जिसकी वैलिडिटी 1 साल होती थी, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उसकी वैलिडिटी को उन्होंने क्या कर दिया, 2 साल यानी 24 महीने कर दिया। मेरी बात को समझो। इसी तरह से उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ जगहों पर जैसे डिफेंस आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो ना, उन कंपनियों का जो लाइसेंस पहले 18 महीने तक के लिए वैलिड होता था उसको बढ़ा के 24 महीने कर दिया और ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट एक्टिविटी को और उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। अगर हम एडिशनल बात करें, अब एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट हमेशा किसके थ्रू होता है, पोर्ट्स के थ्रू होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये इंडिया है ना, ये जो इंडिया का मैप, ये जो है हमारा कौन सा तटीय इलाका, यहाँ पर जैसे कलकत्ता हो गया, पडुचेरी हो गया, कोची हो गया, गोवा हो गया, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है क्योंकि यहाँ पर सी इलाका है, यहाँ पर शिप्स खड़ी होंगी और ये शिप के रास्ते से जा जाके दूसरे देश में पहुंच जाएंगे। लैंड के थ्रू नहीं पहुंच सकते, इतने आसान नहीं है, ठीक है। शिप के थ्रू आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये जितने भी तटीय इलाके हैं इनमें ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जब हमने आरबीआई पढ़ा था ना, तो आरबीआई के अंदर वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, आप याद करो, एसबीआई की 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, वो तीनों तटीय इलाकों में खुली थी क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा व्यापार होता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो कहा गया कि
कि हमने एडिशनल पोर्ट्स बनाए ताकि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाए। जैसे कैलिकट एयरपोर्ट हो गया, केरला एयरपोर्ट तो हो ही गया, साथ में सी पोर्ट भी बनाए जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, और कई सारे नोटिफाइड पोर्ट्स बनाए जिससे हम अपने व्यापार को बढ़ा पाए। अगर हमारे पोर्ट्स में कई सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो इससे शिप आएगी, तुरंत माल अनलोड हो जाएगा, तुरंत माल लोड हो जाएगा, तो शिपिंग चार्जेस बचेंगे, डॉक चार्जेस बचेंगे, एक्सपोर्टर जो है वो खुशी खुशी माल को भेजना पसंद करेगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? बाकी आपको ऐसी जेड वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया था फॉरेन ट्रेड, आई होप आपको समझ आएगा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं दोस्तों? अगर आप इसके नोट्स को चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है, और वहां पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।